हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, मदनवाड़ा कांड में जांच रिपोर्ट में मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। एसपी वीके चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए थे। मदनवाड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया तत्कालीन दुर्ग आईजी मुकेश गुप्ता की थी लापरवाही। गुप्ता सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 तक वहां रहे। उनकी मौजूदगी में जनहानि हुई। जांच रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी अपने जीवन के लिए डर रहा था और ठीक उसी समय उसने एसपी चौबे को नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए अग्रिम हमले में ढकेल दिया। आईजी अपने बुलेट प्रूफ कार में बैठा रहा। न्यायिक जांच आयोग ने मुकेश गुप्ता को मिलने वाले पुरस्कार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ नहीं कहा किया कि जैसे कि उन्हें पुरस्कार देने के लिए दिए गए ब्यौरे में उल्लेखित किया गया है। तो बता दें आपको कि मदनवाड़ा कांड में जांच रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। एसपी वीके चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए थे। मदनवाड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है। बता दें आपको, टीएमटी आगजनी कांड में कल्लूरी को क्लीन चिट, ताड़मेटला मोरपल्ली तिम्मापुरम कांड में निर्दोष जांच आयोग की रिपोर्ट में कल्लूरी को क्लीन चिट, तत्कालीन एडीजी एसआरपी कल्लूरी को क्लीन चिट दिया गया है। विशेष न्यायिक जांच आयोग ने क्लीन चिट दिया। जस्टिस टीपी शर्मा की अध्यक्षता में बना था जांच आयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में ताड़मेटला मोरपल्ली तिम्मापुरम मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा अग्निकांड और दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ हुए घटना की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की। साथ ही इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पेश किए। सीएम भूपेश बघेल ने मदनवाड़ा, कोरकोट्टी और मानपुर थाने पर नक्सली हमले की रिपोर्ट पर सदन में पेश किया है। इस हमले में एसपी समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री इस मामले में आयोग की रिपोर्ट के साथ सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा दिया। बता दें कि टीएमटीडी कांड में 11 से 16 मार्च 2011 के बीच सुकमा जिले में ये वारदात हुई थी। तो बता दें आपको कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट है अब इन सारे मामलों को लेकर? सदन में जो रिपोर्ट पेश की गई है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है और किस तरीके की आगे कार्रवाई देखी जा सकती है? जी बिल्कुल आयुषी, और प्रदेश के इतिहास की दो बड़ी घटनाएं, दो बड़ी नक्सल घटनाएं और दो बड़ी जांच रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। एक जांच रिपोर्ट जो है वो है ताड़मेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुर और दोरनापाल के मामले की, आगजनी के मामले की, और 511 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में एक तरह से जो तत्कालीन एसएसपी थे कल्लूरी, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि ये पूरे 511 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद रिपोर्ट ये कहती है कि आगजनी की घटना कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी, उसका कोई स्पष्ट जो ब्यौरा है वो इस रिपोर्ट में नहीं बताता। जबकि मानव अधिकार आयोग की में जो शिकायत की गई थी, जिसमें अब तक के कल्लूरी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इस पूरी घटना के लिए उन्हें इससे पहले जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट ने एक तरह से एसआरपी कल्लूरी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। उन्हें जिम्मेदार इस घटना के लिए नहीं माना गया है। जबकि दूसरी जो रिपोर्ट है वो मदनवाड़ा की घटना की है, और इस घटना में जो तत्कालीन आईजी थे मुकेश गुप्ता, उन्हें इस
पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, दोषी बताया गया है और एक तरह से मुकेश गुप्ता की मुश्किलें यहां बढ़ सकती है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी लापरवाही हुई है और लापरवाही ऐसी वैसी भी नहीं, बड़ी गंभीर लापरवाही हुई है। भले ही ये घटना साल 2009 की है, लेकिन जांच कमेटी जो गठित की गई, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 2019 में ये पूरी जो जांच कमेटी की जांच आयोग गठित की गई और उसके बाद आज जो रिपोर्ट सदन में पेश की गई है, रिपोर्ट ये कहती है कि मुकेश गुप्ता की लापरवाही हुई है और जब ये घटना हुई थी उस दौरान वो चाहते तो सीआरपीएफ या सीएफ की मदद ले सकते थे, जबकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे रहे, तो पूरी तरह से घटना के लिए एक तरह से उन्हें दोषी करार दिया गया है। साथ ही साथ क्योंकि इस पूरी घटना के बाद आईजी मुकेश गुप्ता को अवार्ड भी मिला था, तो उस अवार्ड पर भी ये सवाल खड़े किए गए हैं कि कोई उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख पुरस्कार पाने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ जो घटना का ब्यौरा लिखा गया है उसमें केवल एक बात का उल्लेख किया गया है कि घटना में एसपी वीके चौबे शहीद हुए थे। ये ऐसी घटना थी जो दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि एसपी वीके चौबे के साथ 29 जवान जो थे वो शहीद हुए थे। और जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवव्रत आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सदन में उठा द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा। द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया है सदन में सीएम भूपेश बघेल का बयान कि आज शाम सभी आमंत्रित हैं फिल्म देखने के लिए, पूरे देश में केंद्र एक साथ टैक्स फ्री करे, सीएम का ऐसा कहना है। साथ ही साथ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का बयान कि मनोरंजन कर राज्य का विषय है, जीएसटी से आधा पैसा केंद्र में जाता है, भूपेश बघेल ने ऐसा कहा। सदन में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर हंगामा, सदन में प्रस्तावित पास होना चाहिए, केंद्र सरकार देश भर में इसे टैक्स फ्री करे, केंद्र छूट दे, हम फिल्म देखने जाएंगे, सीएम का ऐसा कहना है। शाम को सभी सदस्य फिल्म देखने चले, सीएम भूपेश बघेल ने सबसे कहा है। सदन में बृजमोहन अग्रवाल का बयान कि मैं प्रस्ताव रखता हूं, सर्वसम्मति से पारित करें। तो रायपुर से बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे फिल्म देखने के लिए। द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बुक कराया था थिएटर। शहर के सभी मंडलों से पहुंचे हैं नेता कार्यकर्ता। बलिदान हुए मुखर्जी, जो घटना उस समय घटी थी वो वाकई में बहुत ही दर्दनाक, अमानवीय और भारत के लिए एक बहुत ही क्या बोलूं मैं, बताने पर आंसू आ जाते हैं। इतनी खतरनाक, इतनी घिनौनी हरकत उन्होंने किया था हिंदुओं के साथ में, कुछ नहीं कर सकता। कहना जो एक शब्द भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस समय हालात वहाँ काफी खराब थी और अभी भी जब वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ये 50 घर हिंदुओं के थे उजाड़ दिए गए, 80 घर थे, ये 10 घर थे, 12 घर थे, 19 गांव मेरे कंपनी के अंडर थे, जिसके अंदर मात्र 5 घर हिंदुओं के बाकी हैं। कुछ लोग हैं जिनको कि न हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, जस्ट न्यूट्रल है क्या, और मन में डर लगा रहता है कि अगर हम कुछ बोलें तो हमारे ऊपर दूसरे कौम लोग वाले हावी हो जाएंगे हैं। उस डर से लोग जो है इस चीज को सुनना नहीं चाहते, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कश्मीर पंडित का मसला देते हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, वहाँ जितने आम नागरिक थे, हिंदू थे, उन हर व्यक्तियों के साथ दुराचार होता था, जिसका मार्मिक घटना आपने देखा है और उसका अंजाम ये है। और जो आज समाज के सामने ये पिक्चर को लाया गया, इससे पूरा समाज जानेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सदन में वेंटिलेटर खरीदी का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने डीएमएफ और सीएसआर फंड से वेंटिलेटर खरीदी का मामला उठाया। उन्होंने वेंटिलेटर खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने मामले की जांच की घोषणा कर दी। इसके अलावा आज बजट सत्र के 8वें दिन बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी ने भी ये मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य कर्मी के संबंध में की गई घोषणाओं के बारे में पूछा। इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को घेरा और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी सदन ने वॉकआउट कर दिया। तो रायपुर से बड़ी खबर, भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे कुशाभाव परिसर में ये बैठक होगी। बैठक में खैरागढ़ उपचुनाव पर होगी चर्चा। प्रत्याशी चयन पर भी बैठक होगा मंथन। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास होने वाला है समिति की बैठक में, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब इस बैठक में प्रत्याशी का चयन भी होगा, तो वो चेहरा भी सामने आने की पूरी आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए खैरागढ़ में उपचुनाव होना है, 12 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी आज चुनाव समिति की बैठक में तय करेगी कि उनके ओर से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि बीते चुनाव का जिक्र कर लिया जाए तो साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जेसीसी के देवव्रत सिंह जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोमल जंघेल जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो महज 890 वोटों से हारे थे। तो ऐसे में प्रत्याशी कौन होगा? क्या कोमल जंघेल को फिर से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी, या फिर बदले हुए राजनीतिक और जाति समीकरण के आधार पे बीजेपी कुछ नया निर्णय लेगी? इस पर सबसे अहम सबसे बड़ा मंथन होगा कि आखिरकार बीजेपी का चेहरा कौन होगा। दूसरी बड़ी बात यह, बैठक में यह रणनीति तय की जाएगी कि किन रणनीति के तहत किन किन चीजों को साधते हुए बीजेपी आगे बढ़े ताकि चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो सके। क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए अहम चुनाव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2018 के बाद अब तक हुए छत्तीसगढ़ में, चाहे उपचुनाव की बात कर ली जाए, नगरीय निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, कमोबेश सभी चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसे में प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की लगातार दौरे के बाद जिस तरह से नए दिशा निर्देश दिए गए, ऐसे में बदले हुए समीकरण के साथ बीजेपी धरातल पे उतरेगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह के ये जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में ही एक खैरागढ़ विधानसभा आता है। तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए भी एक नाक का सवाल है खैरागढ़ सीट बना हुआ है। और यही वजह है कि आज शाम जब 7 बजे से कुशाभाव ठाकरे बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहां जब बैठक होगी तो इन तमाम समीकरण पर चर्चा करके ये तय किया जाएगा कि किन रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़े और किसे अपना प्रत्याशी बना के चुनावी मैदान में उतारे। जी अवधेश, ये देखने वाली बात होगी कि किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है और उपचुनाव में वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवधेश आपका धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। रायपुर के पंडरी अस्पताल से टीकाकरण की शुरुआत हुई। प्रदेश भर के 13.21 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2008 से 2009 और 2010 में जन्म लिए बच्चों को भी टीका लगेगा। हैदराबाद में बनी कार्बोवैक्स टीका बच्चों को लगाया जा रहा है। 4 सप्ताह बाद बच्चों को दूसरा डोज लगेगा। 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो टीकाकरण का अभियान है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। राजधानी रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल में देख लीजिए, ये पूरी व्यवस्था की गई है और ये पहली बच्ची जो है ये वैक्सीन लगवाएगी। ये पहली बेनिफिशियरी होगी जो 12 साल से 14 साल तक के जो बच्चे को वैक्सीन जो आज से लग रहा है, उसकी शुरुआत ये पहली बच्ची है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन देख लीजिए कि ये बच्ची जो है रायपुर में इस अभियान की शुरुआत हुई है 12 से 14 साल तक के बच्चे के लिए। ये पहली बच्ची है जिसे टीका लगा है। उनके पेरेंट्स हम उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या कहेंगे, आपकी बच्ची पहली बच्ची है बेनिफिशियरी 12 से 14 साल की? जी, ये शासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम से पहले हम प्रिकॉशन लें, और उसके बाद में क्या है, एक पालक की भी जो चिंता रहती है कि भाई गैदरिंग में, क्राउड में जब बच्चा जाएगा तो कहीं कुछ वो ना हो जाए। तो इसलिए मैं शासन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए वो व्यवस्था उनकी की गई है। ठीक है।
वहीं टीकाकरण के नए चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा टीके के लिए पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी लोग एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने सभी विधायकों को किया आमंत्रित। द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए न्योता दिया। सीएम भूपेश बघेल ने सभी विधायकों को बुलाया। आज रात 8 बजे के शो के लिए दिया है न्योता। भूपेश बघेल ने एक मॉल में पूरा शो बुक किया है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए न्योता दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी विधायकों को बुलाया है। आज रात 8 बजे के शो के लिए ये न्योता दिया गया है। भूपेश बघेल ने एक मॉल में पूरा शो बुक कर लिया है। तो लगातार देखा जा रहा है द कश्मीर फाइल्स को देखते हुए कहीं ना कहीं सियासत भी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि सीएम की तरफ से सभी विधायकों को बुलाया गया है द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने सभी विधायकों को बुलाया है। रात 8 बजे का शो है, कहीं ना कहीं सियासत भी देखी जा रही है और एक तरफ ये पहल भी की जा रही है सीएम की तरफ से कि सभी को शो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से छत्तीसगढ़ में माहौल बन भी रहा था देश भर की तरह। भाजपा लगातार टैक्स फ्री करने की मांग कर रही थी। भाजपा नेता जो है वो लोगों को आमंत्रित कर रहे थे और फ्री में फिल्म दिखा रहे थे। कल भी दिखाई गई, आज भी दिखाई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस पर एक दबाव बन रहा था, तो मुख्यमंत्री ने आज सदन में एक तरीके से पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि आप लोग फिल्म दिखा रहे हैं, हम भी फिल्म दिखाएंगे, चलिए सबको साथ में फिल्म देखते हैं। और जहां तक टैक्स फ्री करने की बात जो आई, उन्होंने कहा कि देश भर में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी टैक्स का एक हिस्सा जाता है। तो सदन में इसको लेकर भी थोड़ी गहमा गहमी बनी कि जीएसटी लगने के बाद जो टैक्स का एक हिस्सा है केंद्र सरकार को जाता है। वहीं विपक्ष ने कहा कि मनोरंजन जो है वो राज्य सरकार के मनोरंजन कर राज्य सरकार के हिस्से का कर है। तो इसको लेकर थोड़ी नोकझोंक भी हुई और मुख्यमंत्री ने उसके बाद पूरा शो बुक करवा दिया है रात 8 बजे मैग्नेटो मॉल में पीवीआर में सभी कश्मीर फाइल्स देखने के लिए। और न सिर्फ सदन के विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को, बल्कि कुछ गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया कि चलिए साथ में जाकर फिल्म देखते हैं। एक तरीके से ये पलटवार है कश्मीर फाइल्स को लेकर जो सियासत हो रही थी। भाजपा के दांव पर ये प्रतिदाव कहा जाएगा मुख्यमंत्री का, जिन्होंने सभी को एक साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करते हुए इस दांव को फेल करने की कोशिश की है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक जी आपका धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।